Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 7 जनवरी 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। इन आर्टिकल्स के रिगार्डिंग अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, साथ ही साथ ये वाला चैनल भी मिल जाएगा, दोनों को ही जाकर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पीडीएफ्स प्लस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के रिगार्डिंग नोट्स, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है चलाकुडी रिवर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2003 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो 9th शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसको कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। ऑप्शन ए बोलता है फर्स्ट अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 8th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 9th अमेंडमेंट या फिर ऑप्शन डी 42nd अमेंडमेंट। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और कल वाले आर्टिकल के अंदर ही बस एक छोटा सा अपडेट हो चुका है। आपको मालूम होगा रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर पंजाब गए और पंजाब में ये जा रहे थे भटिंडा से फिरोजपुर तक, अपना जो कैनवॉय है उससे जा रहे थे, जो काफिला है उससे यहाँ पर ही आगे ट्रैवल कर रहे थे। हुआ क्या, रास्ते में इनको रुकना पड़ा, 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ा, जिसको यहाँ पे बोला गया ये एक सिक्योरिटी लैब से सिक्योरिटी के अंदर कहीं ना कहीं चूक हुई है। अब ये इनको रुकना क्यों पड़ा था, क्योंकि रास्ते में कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसकी वजह से यहाँ पर ये काम हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, अब बोला ये गया पंजाब सरकार के थ्रू एक गलती हुई है, पंजाब सरकार ने यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक कर दी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। और इन सब चीज़ों को देखते हुए इसी सिक्योरिटी के अंदर जो चूक हुई है, इसी सिक्योरिटी लैब्स को इन्वेस्टिगेट करने वाली है हमारी गवर्नमेंट पैनल। तो हमारी जो सरकारी पैनल है वो यहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, इसी वजह से ये आर्टिकल चर्चा में आ चुका है। तो बस एक छोटा सा अपडेट यही है कि हमारी केंद्र सरकार प्लस पंजाब गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर सेपरेट कमिटीज़ को बना लिया है, और ये जो कमिटीज़ हैं ये क्या करने वाली हैं, इन्हीं सिक्योरिटी लैब्स को इन्वेस्टिगेट करेंगी और आगे यहाँ पर बताएंगी एग्जैक्टली आखिरकार क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, प्लस यहाँ पर आगे कुछ इस प्रकार से चीज़ों को इंश्योर किया जाएगा कि आने वाले टाइम पर ऐसा कुछ और ना देखने को मिले। तो ये इस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है और ज़्यादा कुछ भी आपको देखने को मिलेगा नहीं। उसके बाद बगल में ही आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये ईडब्ल्यूएस के बारे में चर्चा करता है। आपको मालूम होगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में, इसके बारे में हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस आर्टिकल को बिल्कुल लास्ट में देखेंगे एग्जैक्टली इसमें क्या चर्चा की जा रही है, क्योंकि काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। पहले हम लोग कुछ नया पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है खासकर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे चर्चा की गई है एफसीआरए के बारे में। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में था, आपको मालूम होगा ना, ये फिर से चर्चा में आ चुका है। अब ये फिर से में चर्चा में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे एनजीओज हैं जिन्होंने अपना एफसीआरए लाइसेंस को खो दिया है, जैसे टीटीडी, ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम हो गया, उसके बाद रामकृष्णा मिशन हुआ, देन श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट हुआ। तो ये बेसिकली जितने भी ग्रुप में आपको दिख रहे हैं, इन सब ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो लूज़ किया है, खासकर एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं। अब होता क्या है, देखो जो भी एनजीओज वगैरह है, जो भी यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जहाँ पर फॉरेन फंडिंग आ रही है, फॉरेन फंडिंग को सबसे पहली बात रेगुलेट किया जाता है इस एफसीआरए की मदद से, ठीक है। जो भी ट्रस्ट हैं, ठीक है, या फिर जो भी देवस्थानम है, जो भी मिशंस हैं, उन सब के अंदर जो भी फंडिंग आ रही है, जो भी एनजीओज हैं जहाँ पर भी फंडिंग आ रही है, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसको कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारी जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो भी आगे खड़ी रहती हैं। मतलब जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देती हैं, बाहर से बहुत सारा पैसा आता है। तो उसी फंड को रेगुलेट करने के लिए, उसी फंड को देखने के लिए एफसीआरए हमारे पास है, जिसको हम लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं। इस एक्ट की मदद से देखा जाता है ये फंड कैसे आ रहा है, इस फंड का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती हैं। अब क्या होता है, जो भी एनजीओज वगैरह हैं उनको क्या करना पड़ता है, बार बार इसके अंदर रिन्यू करवाना पड़ता है। अपने लाइसेंस को हर 5 साल में रिन्यू करवाना पड़ता है कि 5 साल पूरे हो गए तो वापस से रिन्यू करवाओ इसको। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर जब रिन्यू करवाने जाते हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। रिसेंटली भी यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली थी, किसके साथ, मिशनरी ऑफ चैरिटी के साथ। जो आप देख पाओगे मिशनरी ऑफ चैरिटी है, ये भी जो एनजीओ है, इसको सेटअप किया गया था हमारी नोबल लॉरेट मदर टेरेसा के थ्रू। तो इसको भी अभी रिन्यूएबल नहीं मिला है।
ठीक है, इनका लाइसेंस भी रिन्यू नहीं हुआ है। अब लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा तो इससे दिक्कत क्या आ सकती है? दिक्कत ये आ सकती है इनके पास फंडिंग नहीं आएगी, और फंडिंग नहीं आएगी तो आप कह सकते हो काम रुक जाएगा। मेन काम यहाँ पर फंडिंग का ही है, तो फंडिंग को यहाँ पर रोक दिया जाता है अगर कोई रिन्यू नहीं करवा पाता तो। क्लियर हुआ? तो यही यहाँ पर चीज़ें मेंशन करी गई हैं, जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर आपको उन्हीं 6000 एनजीओ में से देखने को मिलेंगे जिनका FCRA रजिस्ट्रेशन अभी यहाँ पर नहीं हो पाया, FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पाया है। मतलब 6000 से के आसपास एनजीओज हैं आज के टाइम पर, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको अभी रिन्यू नहीं किया गया है इस रजिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आगे एग्जैक्टली होगा क्या। फिलहाल तो अभी यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है। प्लस उसके बाद यहाँ पर यह भी बताया गया, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कि जो FCRA रजिस्ट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है अगर आप लोगों को कोई भी फॉरेन फंड चाहिए तो, है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फंडिंग नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन एक चीज़ और है, अभी यहाँ पर आपने देखा ये जो 3 रिलीजियस एसोसिएशन है जिसके नाम मैंने आपको बताया था, है ना, जिनका अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पाया है। तो इनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं रिन्यू हो पा रहा है, इसको लेकर सरकार ने, हमारी मिनिस्ट्री ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। ये भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। उसके बाद मिशनरी ऑफ चैरिटी वाला मुद्दा आपको पता ही है कि इसका भी अभी FCRA जो है ये रिन्यू नहीं हो पाया है। तो अपने आप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इनके फंडिंग के बारे में चर्चा की गई है, कितना कितना अमाउंट था इनके पास, वो हमारे लिए काम का नहीं है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका कहना यह है कि मान लो कोई भी एनजीओ है, उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ये रिन्यू नहीं हो पाया है, तो वापस से वो रीअप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने इस आर्टिकल को अच्छे से समझ लिया कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ, रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पा रहा है, सरकार ने अभी इसको लेकर जवाब दिया भी नहीं है। लेकिन जो मिशनरी ऑफ चैरिटी है, इसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया गया था। क्यों नहीं रिन्यू किया गया था? क्योंकि सरकार ने बोला यहाँ पर कुछ इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ कमियाँ देखने को मिली है, एडवर्स इनपुट्स देखने को मिले हैं, उसकी वजह से हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन भी रिन्यू नहीं किया। अब इस पूरे आर्टिकल में FCRA जो टॉपिक है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको इस रेगुलेशन एक्ट के बारे में 2-4 बातें बताता हूं जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है कि सरकार ने बहुत सारे NGOs हैं उनके FCRA के लाइसेंस को कैंसिल किया है, ठीक है। उनके लाइसेंस को पहली बार बहुत सारे मतलब कैंसिलिंग वगैरह किया जा चुका है। लेकिन अगर हम बात करें जो आज के टाइम पर NGOs हैं, ठीक है, इनको FCRA के अंदर क्यों रिन्यू करवाना पड़ता है, इसकी ज़रूरत क्या है, इनका जो फंड है उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ चुकी है? इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ चुकी है क्योंकि हमने पहले भी देखा है जो फॉरेन फंड्स है जो कि इंडिया के अंदर एंटर हुआ था, उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, ठीक है। नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है, टेररिज्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया, नेशन के पीस और सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये काम ना हो, इसी वजह से FCRA को लाया गया था। क्लियर हुआ? अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें CBI के अकॉर्डिंग, तो ये बोला गया कि अभी यहाँ पर बहुत कम ही NGO हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को रजिस्टर किया है, ठीक है। अभी बहुत कम NGOs ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया। प्लस उसके बाद आप देख पाओगे 2020 के अंदर इसके अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था और इसका क्रिटिसिज्म भी काफ़ी सारा देखने को मिला। अमेंडमेंट क्या हुआ था कि जो FCRA है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके अंदर में क्या हो रहा है, NGOs के पास पैसा आ रहा है विदेश से, फॉरेन फंडिंग आ रही है। अब जो भी इनके पास फंडिंग आएगी तो उनके उस चीज़ के लिए जो NGO है इसका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच है, मतलब दिल्ली के अंदर यहाँ पर एक इनका मेन अकाउंट होना चाहिए जहाँ पर ये फंडिंग आएगी, जिसको अच्छे से देखा जाएगा, जिसको रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बाद में ये उठा कि बहुत सारे NGOs काफ़ी दूरी पर लोकेटेड हैं, तो यहाँ पर एक डिस्टेंस का गैप आ सकता है। इसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी नजर आया था। फिलहाल ये मुद्दा होता है। उसके बाद रेगुलेशन के बारे में अगर हम बात करें, जो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, ये फॉरेन डोनेशंस को रेगुलेट करता है। ये जो एक्ट है इसको पहली बार कब लाया गया था? 1976 के अंदर लाया गया था। फिर इसको अमेंड किया गया 2010 के अंदर, 2010 में। देन उसके बाद फिर से इसको अमेंड किया गया था 2020 में। 2020 के अंदर अमेंडमेंट क्या हुआ था, मैंने आपको बता दिया कि NGOs को अपना एक मेन अकाउंट खुलवाना पड़ेगा SBI की मेन ब्रांच के अंदर, जो कि दिल्ली के अंदर है। क्लियर हुआ? तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, जो ये FCRA है, ये पूरा एक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। उसके बाद बराबर में आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर क्या हुआ था कि मालूम होगा आपको, एक ऐप के बारे में लगातार चर्चा हो रही थी, बली बाई करके। यहाँ पर ये जो ऐप है इसको क्रिएट किया गया था GitHub पर, और उस ऐप के अंदर जो एक तरीके से मुस्लिम वीमेन है इनकी ऑक्शनिंग की जा रही थी, ठीक है। मुस्लिम वीमेंस को टारगेट किया जा रहा था। तो अभी यहाँ पर जो उस ऐप का क्रिएटर है उसको अभी पकड़ लिया गया है। 20 ईयर ओल्ड नीरज बिश्नोई यहाँ पर नाम है। इस व्यक्ति को यहाँ पर एक तरीके से पकड़ा गया और अभी कैपिटल मतलब न्यू दिल्ली के अंदर ये लेकर आ चुके हैं। अभी कस्टडी वगैरह जारी है, तो उसको लेकर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आने वाले टाइम पर एडिटोरियल पर ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है, तो हम लोग समझ नहीं पाते एग्जैक्टली कहाँ पर आया है। तो इसी वजह से थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाएगा तो सही रहेगा।
उसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का, और खासकर जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के अंदर हालत काफ़ी बुरी है और एग्जैक्टली यही देखने को मिला। ठीक है, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी कंट्री फेल ना मार जाए। अब इसका मतलब क्या है कि कजाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट काफ़ी चल रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। और कल मैंने आपको बताया था हुआ क्या है, लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, काफ़ी हद तक हिंसा यहाँ पर बढ़ चुकी है। और एग्जैक्टली आप ये देख पाओगे हुआ क्या रहा है। यहाँ पर लोगों की मांग यह है कि जो भी फ्यूल के प्राइसेस है, खासकर एलपीजी के प्राइसेस है, उसको डाउन किया जाए। किया क्या सरकार ने रातों रात में एलपीजी के प्राइसेस बढ़ा दिए, और 100% से बढ़ा दिए, मतलब सिंगल से डबल हो चुके, मतलब दुगने हो चुके प्राइसेस। तो इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। इनफैक्ट कजाकिस्तान के अंदर इस समय ठंड भी काफ़ी पड़ रही है, तो उसके लिए यहाँ पर चाहिए होती है एलपीजी, लेकिन अभी क्या है, लोग चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से सड़कों पर उतर चुके हैं। आज के टाइम पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू चीज़ों को क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर और कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ये पिक्चर नजर आ रहा है, इसको देखो। यहाँ पे क्या है, ये बोला गया है अनरेस्ट इन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अंदर क्या बुरी हालत है, यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़ तो क्या देखने को मिली है, पहली चीज़ यहाँ पर क्या हुआ, एलपीजी के प्राइसेस के अंदर हाइक देखने को मिला। एलपीजी के प्राइसेस बढ़े हैं, जिसकी वजह से जो है प्रोटेस्टर्स सड़कों पर उतरे और लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये देखो, मेन कारण तो ये था, एलपीजी के प्राइसेस मेन कारण था। उसका जब लोग प्रोटेस्ट करने लगे, एलमाटी जो यहाँ पर एक सबसे बड़ा शहर आपको कजाकिस्तान का देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो पुलिस है वहाँ की, उनके साथ भिड़ गए लोग। ठीक है, टीयर गैस को छोड़ा गया, इस प्रकार से कंट्रोल किया गया चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी लगा दी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो अगली रात को ही वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्ट ताकेवो, ठीक है, ये जो ऊपर आपको पिक्चर दिख रही होगी, इन्होंने यहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी को लगाया। इन्होंने बोला कि अब हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ इन्होंने बोला कि अब एलपीजी के प्राइसेस भी कट कर दिए जाएंगे, थोड़ा बहुत रिलीफ देने के लिए। एग्जैक्टली ये बात बोली गई। लेकिन हुआ क्या, लोग अभी भी काफ़ी हद तक परेशान। लोग परेशान इसलिए क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, जो कि आप लोगों को ऊपर नजर आ रहे हैं, मैंने अभी यहाँ पर इनका नाम बताया। नाम क्या है, यहाँ पर कासिम जोमार्ट ताकेवे करके नाम है। इनसे पहले भी कजाकिस्तान के अंदर एक रूलर रह चुके, एक तरीके से आप कह सकते हो इनके पहले भी यहाँ पर एक व्यक्ति रह चुके हैं जिन्होंने यहाँ पर पूरे कजाकिस्तान को रूल किया था। उनका नाम है नूर सुल्तान। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब लोग इन दोनों से काफ़ी नाराज़ हैं। नाराज़ क्यों है, क्योंकि ये लोग तब से राज कर रहे हैं जब से कजाकिस्तान अलग हुआ है यूएसएसआर से। ठीक है, तब से इसके ऊपर राज कर रहे हैं, तब से यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसको कंट्रोल कर रहे हैं लोग। मतलब 30-30 साल के हो चुके हैं, जब से पैदा हुए तब से 30-30 साल के हो चुके हैं। यहाँ पर ये दोनों कभी बदले ही नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति भी और ये व्यक्ति भी, पिछला वाला व्यक्ति कभी बदले ही नहीं है। तो एग्जैक्टली लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। लोगों का कहना यह है कि अब हम लोग को बिल्कुल हटाना चाहिए। ठीक है, लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और इनफैक्ट लोगों के अंदर गुस्सा बहुत लंबे समय से इसी चीज़ को देखने को मिला। अब जब इन्होंने एलपीजी के प्राइसेस बढ़ा दिए तो लोग भड़क गए और लोग यहाँ पर ये प्रोटेस्ट करने लगे। तो आज के टाइम पर ये सिनेरियो, आज के टाइम पर क्या क्रिएट हुआ कजाकिस्तान के अंदर, आई होप आप लोग एक एक करके सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। बोला गया काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है इसी के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे छोटे यहाँ पर जगह है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उनको कब्जा चुके हैं, उनको सीज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को रोका गया है यहाँ पर। तो एक अनरेस्ट सा क्रिएट हो चुका है। 13 सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी यहाँ पर मारे गए हैं और लगभग 353 लोग जो आम लोग हैं यहाँ पर, वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर घायल हुए हैं। इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पर उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है। अब ये सारी सिचुएशन जब देखने को मिली तो उसके बाद जो यहाँ के कजाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर, सॉरी प्रेसिडेंट, मैंने प्राइम मिनिस्टर बोल दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने रशिया को इन्फॉर्म किया और रशिया से बोला है कि बिल्कुल अब यहाँ पर कजाकिस्तान के अंदर हालत ख़राब हो चुकी है, रशिया अपने ट्रूप्स को भेजे, रशिया अपने सोल्जर्स को भेजे। और रशिया ने यहाँ पर इन सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया है कजाकिस्तान के अंदर। तो ये है यहाँ पर करंट न्यूज़, इसका बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर आप लोग करंट न्यूज़ को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो रशिया ने क्या किया, अपने ट्रूप्स, अपने सोल्जर्स को फैला दिया है आज के टाइम पर कजाकिस्तान के अंदर, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। मैंने आपको बताया प्राइस बढ़ने की वजह से सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। प्रोटेस्टर्स ने काफ़ी यहाँ पर एक तरीके से बवाल क्रिएट किया है और यहाँ पर आप देख पाओगे एग्जैक्टली इस प्रकार से सिनेरियो ये नज़र आ रहे हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, लगातार प्रेशर डाला गया, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है कजाकिस्तान के, इनके थ्रू लगातार प्रेशर डाला गया, अपील करी गई रशिया से कि रशिया यहाँ पर कुछ करे। तो यहाँ पर रशिया ने इस काम किया, अपने जो ट्रूप्स हैं उनको भेज दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर रशिया डोमिनेटेड एक पूरा ग्रुप है जिसको हम लोग CSTO बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है इस ग्रुप के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रकार का नेटो है ना, उसी प्रकार से आपको CSTO देखने को मिलता है। CSTO की अगर हम बात करें, इसकी फुल फॉर्म है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपको यहाँ पर काफ़ी सारे नेशंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है ना, इस नेशन को, इस पूरे ग्रुप को लीड करता है कौन, रशिया। रशिया इस पूरे ग्रुप को डोमिनेट करता है। तो रशिया से बोला गया कि भाई इस CSTO ग्रुप का इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ पर क्योंकि इन कंट्रीज, इस ग्रुप के अंदर सारी कंट्रीज आती हैं, कजाकिस्तान भी आता है, रशिया भी आता है, तो रशिया यहाँ पर कजाकिस्तान की मदद करे।
ठीक है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल तो मैं आपको CSTO के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन्ड है, लेकिन आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया, आर्टिकल GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। तो अगर हम CSTO के बारे में बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, मतलब कि यहाँ पर जो है सरकारें मिलकर काम करती हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज है, लगभग 6 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, उनकी सरकारें मिलकर काम करती हैं। और इस पूरे ग्रुप को लाया गया था लगभग 2002 के आसपास। लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो स्टार्ट हो चुका था CSTO ट्रीटी के बेसिस पर। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी करी गई थी 1992 में, जिसको हम लोग ताशकंद ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी, इसका ओरिजिन स्टार्ट हो चुका था। लेकिन यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा अलायंस है ये वर्किंग में आया है 2002 के आसपास। इसका जो हेडक्वार्टर है CSTO का वो आपको रशियन कैपिटल मॉस्को के अंदर देखने को मिलेगा। इस CSTO का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी कंट्रीज है इसके अंदर, उनके बीच में एक शांति को और ज़्यादा मजबूत करना, ठीक है, एक कोऑपरेशन को मेंटेन करना, इंटरनेशनल और रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करना, साइबर सिक्योरिटी से टैकल करना, ठीक है, सॉरी साइबर अटैक से टैकल करना, ठीक है, स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो आपस में मिलकर एक दूसरे कंट्री की हेल्प करेंगे, एक दूसरे कंट्री के अंदर शांति को बनाने की पूरी तरह से फोकस रखेंगे। और यही एग्जैक्टली अभी यहाँ पर किया गया है। तभी तो कजाकिस्तान ने बोला कि जो CSTO ग्रुप को डोमिनेट कर रहा है रशिया, वो इस ग्रुप का इस्तेमाल करे और यहाँ पर कजाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन खराब हो चुकी है उसको संभाली जाए। अब CSTO का कॉम्पोजिशन क्या है, इसके अंदर कौन कौन है? तो करंट आज के टाइम पर जो CSTO मेंबर्स है वो कौन कौन से हैं? वो यहाँ पर आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशियन फेडरेशन और उसके बाद तजिकिस्तान भी आपको ये देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान और जो सर्बिया है वो यहाँ पर इसका एक ऑब्जर्वर स्टेटस लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, मतलब एक ऑब्जर्वर कंट्री आपको ये देखने को मिलेगा। अब CSTO का काम क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अब मैं आपको कजाकिस्तान का मैप भी दिखा देता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली हम लोग कजाकिस्तान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको इसका मैप भी देख लेना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर है, एक सेकंड पे लेकर चलता हूँ डायरेक्टली मैप के ऊपर। यहाँ पर आप लोग ये मैप देख पा रहे होंगे। इधर आपको जब मैं इंडिया से ऊपर की साइड पर लेकर जाता हूँ, ये ऊपर आपको तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान नज़र आ रहे होंगे। ये पांचों नेशन मिलकर सेंट्रल एशिया बनाते हैं। ऊपर आपको ये कजाकिस्तान नज़र आ रहा होगा, यहीं के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो ये क्राइसिस यहीं पर आज के टाइम पर देखने को मिल रहे हैं और रशिया यहाँ पर आज के टाइम पर मदद करने भी पहुँच चुका है। आई होप आप लोग को एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कितने लोग यहाँ पर घायल हुए। वो सब चीज़ें यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भी नहीं, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जियो पॉलिटिक्स को समझना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या एग्जैक्टली बोला गया कि देखो जो CSTO के पीस कोपिंग फोर्स है, इन लोगों के थ्रू ये भी बोला गया कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं एक बाहर से पावर है जो कि जिसकी वजह से यहाँ पर आज के टाइम पर कजाकिस्तान के अंदर ये पूरी हालत हुई है। ठीक है, वो सब आगे की बात है, अभी फिलहाल आपको ये आर्टिकल क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता हुआ नजर आएगा। तो पहला ओपन रॉक म्यूजियम है उसका उद्घाटन कर दिया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर। तो आपको ये देखने को मिलेगा। अब ये रॉक म्यूजियम होते क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग प्रकार की जो रॉक्स हैं, अलग अलग यहाँ पर चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी, वो यहाँ पर रखी जाएंगी। ठीक है, अलग अलग रॉक्स को रखा जाएगा, अलग अलग यहाँ पर टुकड़े रखे जाएंगे। आपको ध्यान रखना है जो कि अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते होंगे। इसमें कुछ रॉक इतने भी पुराने होंगे जो कि 3.3 बिलियन ईयर से लेकर लगभग 55 मिलियन ईयर्स पुराने जो रॉक हैं उनको भी यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, और लगभग यहाँ पर 46 जो रॉक्स हैं वो अलग अलग साइज़ के आपको देखने को मिलेंगे जिनको डिस्प्ले किया गया है गार्डन के अंदर। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपको ये सिनेरियो नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर अलग अलग रॉक्स को डिस्प्ले किया गया है। जैसे आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये सारी रॉक्स रखी हुई हैं। ठीक है, और ये रॉक्स अपने आप में बहुत पुरानी पुरानी रॉक भी हैं जिनको यह डिस्प्ले किया गया है। इसी रॉक की वजह से यहाँ पर इसको बोला गया है एक रॉक म्यूजियम। उसके बाद बोला गया है जो रॉक है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ओडिशा से ली गई है, तमिलनाडु हो गया, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर और भी बहुत सारे अदर स्टेट्स हैं जहाँ से इन रॉक्स को लिया गया है। ठीक है, अब इससे हम लोग आगे भी काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिला है। तो एक रॉक म्यूजियम है जो कि हैदराबाद के अंदर इसका उद्घाटन हुआ, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना, इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, यह आता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा इशू देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पता ज़रूर होना चाहिए। तो लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। इनफैक्ट हुआ क्या है, जो आज का डेली करंट अफेयर वाला वीडियो है मॉर्निंग वाला, ठीक है, उसमें क्या हुआ, यहाँ पर यूट्यूब ने येलो जो मार्क है वो दे दिया, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कुछ ना कुछ। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको टेलीग्राम पर वो पिक्चर शेयर कर दूंगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, पता नहीं यहाँ पर क्या यार क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है।
सुबह वाले डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में। तो यार ज़रूर ये काम किया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। एक लाइक कर दे तो आप लोग यहाँ पर वीडियो पता चल जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा कोई यहाँ पर वीडियो के अंदर है नहीं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक किया करो, या फिर जो भी यहाँ पर आपसे पूछा जाता है उसका कॉमेंट वगैरह भी कर दिया करो। इससे काफ़ी हद तक हेल्प भी मिलती है, प्लस यहाँ पर वीडियो आगे भी बढ़ता है, सपोर्ट भी मिलता है और लोगों तक भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहुँचती हैं, ठीक है। तो और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी काफ़ी हद तक टैकल होती हैं, तो यार ये काम ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। एक लाइक करने में काफ़ी कुछ नहीं जा रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बेसिकली ये बात करता है, जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं इन्होंने बोला है जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है, ठीक है, उसको और ज़्यादा इफेक्टिवली किया जाएगा। इफेक्टिवली कैसे किया जाएगा, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ ने यहाँ पर बोला है कि अलग अलग उनका जो डोमेन है, अलग अलग तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल आज के टाइम पर हो भी रहा है, ठीक है। आप ड्रोन के इस्तेमाल को देख सकते हो, अलग अलग प्रकार से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ड्रोन्स क्या होते हैं, इस प्रकार से आपको ये देखने को मिल रहेगा। आज के टाइम पर एग्रीकल्चर से लेकर डिलीवरी तक हम लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर डिफेंस के मामले में बात करें तो ड्रोन का कितना इंपॉर्टेंस है सर्विलांस के अंदर, कॉम्बैट काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस को लेकर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे तो आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ये वाला आर्टिकल, ठीक है। वैसे आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप लोग देख लेना, इसको रख लेना अपने पास। ड्रोन्स के यूजेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर यूजेज है, इसको जरूर अपने पास ध्यान जरूर रखना। जैसे होम अफेयर्स के बारे में बात करें तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। रेड्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हेल्थ के बारे में बात करें तो ड्रोन का आज के टाइम पर मेडिसिन को डिलीवर करने में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और भी कुछ सैंपल्स वगैरह इसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्रीकल्चर के मामले में बिल्कुल यहाँ पर खेती के अंदर काफ़ी बेहतरीन तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। क्रॉप और सॉइल की जो हेल्थ है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। उसके बाद इरीगेशन वगैरह फैसिलिटीज़ भी आज के टाइम पर हम लोग ड्रोन के थ्रू लेकर आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी जैसे पंचायती राज के अंदर लैंड रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। एनवायरमेंट के मामले में बात करें तो क्लाइमेट चेंज या फिर आप कह सकते हो जो एंटी पोचिंग ऑपरेशन है वो चलाए जाते हैं। होता क्या है, बहुत सारा जो वाइल्ड लाइफ है, बहुत सारे यहाँ पर जो जानवर हैं उनका लीगल तरीके से ट्रेड होता है, उनको मार जाता है, तो उन चीज़ों को मॉनिटर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे कि हम लोग ट्रांसपोर्ट के अंदर प्लस और भी जगह पर इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पर कर भी रहे हैं। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। ये पिक्चर आप अपने पास रख सकते हो, लिख सकते हो कि हाँ ड्रोन्स के ये सारे बेनिफिट्स हैं, बस खाली एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है जो HAL है हमारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब क्या हुआ है, HAL जेट ट्रेनर ने एक तरीके से जो जेट ट्रेनर है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करा गया है, इसकी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास एक IJT है, ठीक है। अब IJT क्या है, ये इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर है, जो कि आपको ये पिक्चर में नजर आ रहा होगा। इस जेट ट्रेनर को किसने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। अब यहाँ पर इसको डिज़ाइन डेवलप HAL ने किया। अब क्या है कि यहाँ पर इसकी टेस्टिंग वगैरह की जा रही है। आप कह सकते हो इसकी जो पावर है, इसकी जो वीरता है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। उसका सिर्फ एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया गया है और फिर उसके फीचर्स वगैरह बताए गए हैं कि आने वाले टाइम पर इसको हम लोग इंडक्ट करने वाले हैं अपने एयरफोर्स के लिए, तो हमारी पावर्स को डेफिनेटली और ज़्यादा ये बढ़ाएगा, ठीक है। हमारी जो एंटायर रेंज है ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेकर वो काफ़ी तक बढ़ने वाली है। ये हमारे फोर्सेस के अंदर और ज़्यादा पावर्स को इंक्रीज़ कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं IJT, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। जेट ट्रेनर है बेसिकली ये, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर, क्लियर हुआ। उसके बाद इसको ये जो जेट ट्रेनर है, ये जैसे हम लोग इसको इंडक्ट करेंगे, ये किसको रिप्लेस करेगा, जो हमारे पास पुराने वाले किरन्स हैं, ठीक है, उनको रिप्लेस कर देगा। और ये नया जेट ट्रेनर हम लोग आज के टाइम पर इस्तेमाल करने लगेंगे। अभी फिलहाल इसके लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है, इसके ऊपर और भी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, तो वो हम लोग काम कर रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि वाकई में ये काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल होने वाला है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। नौ आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पर ये वाला जो पिक्चर है मैंने आपको साथ शेयर कर दिया है, कजाकिस्तान के अंदर क्या हालत है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है पेज नंबर 1 पर, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल भी हम लोगों ने नॉर्थ कोरिया के बारे में पढ़ा था। कल नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग करी थी। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं, क्रूज मिसाइल क्या होते हैं, कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था। आज आर्टिकल ये आता है कि नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग भी कर दी है। तो नॉर्थ कोरिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है एक हाइपरसोनिक मिसाइल, और ऐसी लगातार यह रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, जो कि अपने आप में साउथ कोरिया और जापान के लिए कंसर्न वाली बात नजर आएगी। और बोला गया ये सेकंड रिपोर्टेड टेस्ट है जिसको यहाँ पर क्लेम किया गया है नॉर्थ कोरिया के थ्रू, और नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर एक तरीके से सक्सेसफुली इस काम को किया है। और इसको लगभग बोला गया है ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल अपना में बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, और इन्होंने इस मिसाइल ने अपना 700 किलोमीटर का जो टारगेट है उसको हिट किया है। जो 700 किलोमीटर का दूर का टारगेट है उसको यहाँ पर इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने हिट किया, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से इंफॉर्मेशन निकल कर आती है। अब यहाँ पर क्या है,
आपको समझना होगा ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती हैं। ठीक है, आपको पता होगा हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ, सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम लोग बात करें हाइपरसोनिक स्पीड टेक्नोलॉजी के बारे में, अभी रिसेंटली भी चर्चा में था। क्यों? क्योंकि चाइना ने भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग करी थी। टेस्टिंग तो की थी, लेकिन उसका जो टारगेट है वो एक तरीके से गलत हिट हो चुका था। मतलब थोड़ा सा टारगेट जो हमने एक्सपेक्टेशन थी कि टारगेट एक्जैक्टली हिट होगा, वो एक्जैक्टली नहीं हिट हो पाया था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात करें हाइपरसोनिक की, तो एक्जैक्टली हाइपरसोनिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्पीड, मतलब 5 गुना ज़्यादा तेज होना आपकी साउंड से, मतलब कि जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, ध्वनि से लगभग आप कह सकते हो 5 गुना ज़्यादा तेज होती है यहाँ पर हाइपरसोनिक की स्पीड। तो आप समझ सकते हो जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है, जितनी देर वो सुनाई दे रहा है उससे भी 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये मिसाइल चलती है। अब ये मैंने आपको बताया स्पीड क्या होती है हाइपरसोनिक की, आपको क्लियर हुआ। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो होता है एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम, मतलब हवा का यूज़ किया जाता है। हवा का यूज़ करके यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मिसाइल है वो उड़ता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्या इसको भारत के अंदर डेवलप नहीं किया गया? तो भारत के अंदर भी आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर भी यहाँ पर ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, इंडिया के पास ऑलरेडी आपको कुछ कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, और वो प्रूव्ड कैपेबिलिटीज़ हैं। हमने टेस्टिंग वगैरह कर रखी है एसेट की अंडर मिशन शक्ति। उसके बाद हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप भी किया गया है, टेस्ट भी कर लिया गया है डीआरडीओ और इसरो के थ्रू। उसके बाद रिसेंटली डीआरडीओ ने सक्सेसफुली यहाँ पर जो फ्लाइट टेस्टिंग है, मतलब जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल है, इसकी भी यहाँ पर टेस्टिंग कर चुका है। तो हमारे पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है हाइपरसोनिक की। तो आपको ध्यान रखना है, क्या इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है? इंडिया के पास है, लेकिन आज के टाइम पर और भी कंट्रीज़ यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रही हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बताया होता क्या, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बेसिस पर ये चलता है। लेकिन इन सिस्टम के अंदर, इन मिसाइल के अंदर कौन सा इंजन लगा होगा? हाइपरसोनिक मिसाइल के अंदर लगा हुआ होता है स्क्रैमजेट इंजन। आपको याद रखना है, 2 प्रकार के इंजन आपको देखने को मिलते हैं जो कि मिसाइल्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो होता है रामजेट, स्क्रैमजेट। उसके बाद डुअल मोड रामजेट भी आता है। लेकिन रामजेट और स्क्रैमजेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक टॉपिक है। अब जब आप अपने आप पढ़ने बैठ जाओगे ना, तो मतलब दिमाग घूम जाएगा कि स्क्रैमजेट क्या होता है या रामजेट क्या होता है। मैं आपको बहुत सिंपल से शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। तो मैंने आपके साथ यहाँ पर कुछ पिक्चर्स को शेयर कर रखा है, उस पिक्चर पर डायरेक्टली चलते हैं। सबसे पहली बात, एक सेकेंड रुक जाओ यार। हाँ, ये आप लोग देख पाओगे, ये इस प्रकार के इंजन होते हैं। एक टर्बोजेट होता है, एक रामजेट होता है, और एक स्क्रैमजेट होता है। ठीक है, अब जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं, एयरप्लेन्स मतलब ये आपको एयरप्लेन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर टर्बोजेट लगता है। ठीक है, टर्बोजेट या फिर आप टर्बो फैन कह सकते हो। यहाँ पर ये जो टर्बो फैन लगा हुआ होता है। अब ये एयरप्लेन उड़ कैसे रहा है? क्या अपने आप उड़ जाएगा? नहीं। एयरप्लेन को जो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको उड़ाने के लिए एक छोटा सा चीज़ का इसमें इस्तेमाल किया गया है। मतलब उसको कहने में छोटा है, लेकिन अपने आप में उसका इंपॉर्टेंस बहुत है। कहाँ पर आपको दिख रहा होगा? वो ये दिख रहा होगा। ठीक है, यही जेट है। इसी जेट की मदद से ये एयरप्लेन उड़ रहा है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जेट को आप जब जूम करोगे तो इस प्रकार से जेट नजर आता है। अब जब यहाँ पर आपको देख पाओगे एक फ़ैन लगा हुआ है, जिसको हम लोग टर्बो फैन बोलते हैं। इसके अंदर पूरा का पूरा टर्बो जेट लगा पड़ा है। ठीक है, वो इंजन लगा पड़ा है। अब होता क्या है, यहाँ पर ये एक तरीके से एयर का इस्तेमाल करता है। एयर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? जब ये फ़ैन घूमता है तो क्या करता है, बहुत सारी हवा को खींचता है अपनी तरफ। हवा को बहुत तेज़ी से खींचता है, बहुत स्पीड से। हवा को खींचने के बाद ये पीछे यहाँ पर छोड़ देता है। हवा को खींचेगा, पीछे छोड़ेगा, तो प्लेन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये काम यहाँ पर होता है। देखो कैसे होता है, हवा को यहाँ पर ये खींचेगा और पीछे से यहाँ पर उतने प्रेशर से छोड़ेगा। और आप कह सकते हो कि कितनी तेज़ी से ये खींच रहा होगा कि इतने बड़े प्लेन को उड़ाया जा रहा है। तो बहुत प्रेशर से यहाँ पर हवा को एक तरीके से कंप्रेशर के माध्यम से निकाल कर लाया जाता है, और फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसको पीछे छोड़ा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैं आपको पूरा का पूरा इंजन का स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा। आप एग्जाम्पल ले सकते हो बलून का। आपने एक गुब्बारा फुलाया, ठीक है, गुब्बारा फुलाकर उसको पकड़ लो यहाँ से। आप पकड़ने के बाद छोड़ो गुब्बारे को। गुब्बारे को जैसे ही छोड़ोगे आप लोग, क्या होगा, इसकी हवा निकलेगी और ये गुब्बारा आगे जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा एयरप्लेन भी उड़ता है। ठीक है, जब आप लोग टर्बो जेट का एक डायग्राम देखते हो, तो टर्बो जेट यहाँ पर, या फिर टर्बो फैन का आप डायग्राम देखो, ये टर्बो फैन यूज़ होता है हमारे एयरप्लेन के अंदर। तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम नजर आएगा। इसके अंदर यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है, एक फ़ैन लगा हुआ है ना। उसके बाद यहाँ पर बीच में एक शाफ्ट लगी हुई है। पीछे आपको लो प्रेशर टरबाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंबस्टन चैम्बर देखने को मिलेगा। होता क्या है, यहाँ से हवा एंटर करती है, हवा यहाँ पर आती है, कुछ हवा ऊपर से निकल जाती है, कुछ हवा अंदर रहती है। अंदर जो है हवा, वो यहाँ पर कंबस्टन चैम्बर में जाती है। कंबस्टन चैम्बर से यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर पीछे से हवा तेजी से निकलती है। इसके अंदर और भी प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि ये जो टरबाइन है, इसके टरबाइन को हमें घुमाना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये टरबाइन नहीं घूमेगा तब तक ये क्या होगा, ये पंखा नहीं घूमेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टरबाइन को घुमाने के लिए हम लोग को यहाँ पर पावर चाहिए। पावर के लिए हमने नोजल लगा रखा है। उसके बाद यहाँ पर एक स्पार्कल लगा हुआ होता है। ठीक है,
जो कि क्या करता है, हम लोग को एक तरीके से चिंगारी प्रोवाइड करवाता है, स्पार्कलिंग प्रोवाइड करवाता है, प्लस फ्यूल यहाँ पर ये नोजल दे देता रहता है। यहाँ पर फ्यूल क्या करेगा, ये नोजल देगा तो हमारे पास स्पार्कलिंग भी हो गई और एक तरीके से फ्यूल भी हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग लग जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं लगेगी। तो क्या होगा, हवा यहाँ पर थोड़ा सा हवा अंदर आती है, यहाँ से आती है, बाकी हवा यहाँ से ऊपर से जाती है। आपको ध्यान रखना है, जो भी एंटर करती है हवा थोड़ी सी यहाँ पर आती है और बाकी सारी ऊपर से जाती है। तो जो थोड़ी सी हवा है उसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर एनर्जी को जनरेट करते हैं, उसकी मदद से टरबाइन घूमता है और टरबाइन से यहाँ पर ये फैन घूमेगा। आप कहोगे ये आपके ये पंखा घुमा, इससे ये वाला कैसे घुमा, इसलिए घुमा क्योंकि बीच में एक रॉड लगी हुई है, एक शाफ्ट लगी हुई है, ठीक है, ये भी आप लोग को नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और इसकी मदद से हवा आई और उतने ही प्रेशर से पीछे से निकलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा प्लेन आगे बढ़ता है। इसको हम लोग टर्बो फैन या फिर आप ऊपर से कह सकते हो, इसको हम लोग टर्बो जेट बोलते हैं। क्लियर हुआ इसके बारे में। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और देखनी है। कहोगे हमें तो कुछ और पढ़ना था, आपने कुछ और पढ़ा दिया, लेकिन नहीं, टर्बोजेट आपने पढ़ा। टर्बोजेट के बाद यहाँ पर अब आप रैमजेट को बहुत आराम से समझ पाओगे। देखो क्या है, टर्बोजेट एयरप्लेन की स्पीड इतनी नहीं देखने को मिलेगी, टर्बो फैन पढ़ लो या फिर टर्बोजेट पढ़ लो, यहाँ पर इनकी स्पीड इतनी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन होता क्या है, जब हम रैमजेट की बात करते हैं, स्क्रैमजेट की बात करते हैं, स्क्रैमजेट का जो इंजन है यह हाइपरसोनिक इस मिसाइल के अंदर इस्तेमाल होता है। मैंने आपको हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में भी बताया है। तो इनकी स्पीड अपने आप में बहुत तेज़ होती है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब आपको स्पीड बढ़ानी है तो ज़्यादा हवा चाहिए होगी, ठीक है, ज़्यादा एयर चाहिए होगी। उसके लिए आपने यहाँ पर जो ये जेट है इसका स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव कर दिया। क्यों, ऊपर आप लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, जो स्पेस है ये बहुत कम है हवा के लिए, यहाँ पर थोड़ी सी हवा आएगी और थोड़ा सा एयर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा और उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे हमने स्पेस को थोड़ा सा और ओपन कर दिया। यहाँ पर तो स्पेस कम है, ये आपको स्पेस दिख रहा होगा, ये तो स्पेस कम है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसको हमने पतला कर दिया और इसको हमने थोड़ा सा और ऊपर की साइड खोल दिया। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने और पतला इसको हमने यहाँ पर और पतला कर दिया कि और प्रेशर बने। बाकी हमारा कंबस्शन चैम्बर यहाँ पर रहने वाला ही है, उसकी मदद से आगे फिर वो एयर को आगे पीछे छोड़ेगा, ठीक है, एयर को पीछे छोड़ेगा, इसको हम लोग एग्जॉस्ट बोलते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर रैमजेट के अंदर क्या हुआ, ज़्यादा एयर का इस्तेमाल होगा तो स्पीड ज़्यादा तेज हो जाएगी। अब उसी प्रकार से स्क्रैमजेट होता है। अब स्क्रैमजेट तो बहुत ही तेज होता है, इसकी स्पीड तो बहुत ही तेज होती है। अब वो क्या करेंगे हम लोग, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को और पतला कर देते हैं। आप देख पाओगे इसको और पतला कर दिया गया, ऊपर के कंपैरिजन में आप देखोगे तो इसको और पतला कर दिया गया, ऊपर से इसको और खोल दिया गया। अब क्या होगा, ये एरिया और खुल गया, यहाँ पर अब और ज़्यादा एयर आएगी और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, तो उसकी मदद से यहाँ पर ये इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये वाला सिस्टम जो होता है कंप्रेशन होता है, पीछे कंबस्शन होता है, उसके बाद ये जो एक्सपेंशन वाला एरिया होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एग्जॉस्ट भी बोलते हैं, ये आपको नज़र आ जाएगा। क्लियर हुआ इसके बारे में। आई होप आप अब लोग ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे कि प्लेन उड़ता कैसे है। टर्बोजेट, रामजेट, स्क्रैमजेट क्या होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अंदर ये स्क्रैमजेट का इस्तेमाल होता है। सब कुछ आज क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर चर्चा की गई है, भारत ने यहाँ पर अभी डील कर लिया है श्रीलंका के साथ ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक को लेकर। जो ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक है, काफ़ी बार इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, आज ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, पहले मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो अगर हम बात करें तो ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक क्या है, तो मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, पिक्चर के थ्रू आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। पिक्चर से क्या होता है ना यार, हम लोग लंबे समय तक याद रख पाते हैं। पहली बात तो आपको ये मैप देखना है, ये मैप आपको यहाँ पर नजर आएगा। श्रीलंका का मैप देखोगे तो इधर ऊपर की साइड आपको ये ट्रिंकोमाली वाला एरिया देखने को मिलेगा। ट्रिंकोमाली बेसिकली आज के टाइम पर एक नेचुरल हार्बर है, मतलब कुदरती का दिया हुआ एक पोर्ट है। और इस पोर्ट को कुछ इस प्रकार से ये नज़र आता है, यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब इस पोर्ट में होता क्या है, यहाँ पर पीछे आपने फार्म बना रखा है, टैंक बना रखे हैं। टैंक यहाँ पर किस प्रकार से आपको ये नजर आएंगे, ये टैंक ब्रिटिशर्स बनाकर चले गए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। और ये टैंक जब ब्रिटिशर्स ने बनाए, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स गए तो उसके बाद यहाँ पर ये टैंक श्रीलंका को दे गए। ये लगभग जो टैंक है काफ़ी पुराने हो चुके हैं, मैंने आपको बताया सेकंड वर्ल्ड वॉर में बनाए गए थे, तो आज के टाइम पर बहुत पुराने हो चुके हैं, जंग लग चुकी है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। 99 टैंक्स हैं ये लगभग, ठीक है। एक टैंक की जो कैपेसिटी है वो 12,000 किलोलीटर्स के आसपास है। इसके अंदर तेल डाला जाता है, ऑयल टैंक इसलिए वजह से बोला गया है। तेल क्यों डालते थे यहाँ पर ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनको अपने जहाज़ों के अंदर, क्योंकि अपनी जो नेवी थी उसके अंदर रिफ्यूलिंग करवानी पड़ती थी, नेवी को रिफ्यूल करना पड़ता था, तो यहाँ पर जो नेवी है उसके रिफ्यूलिंग के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो टैंक है ये छोड़ते चले गए। ये आप देख पाओगे छुपे हुए टैंक आपको नजर आ रहे होंगे, गोल गोल सारे टैंक आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है। ये टैंक छोड़ के हुए तो चले गए वो लोग, लेकिन अब श्रीलंका से इसको डेवलप नहीं कर पाया, मतलब श्रीलंका से डेवलप नहीं हो पाए। लगभग एक टैंक को डेवलप करने के लिए भी, एक टैंक को रिफर्बिश करने के लिए, वापस से नया करने के लिए भी आप कह सकते हो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आ रहा है।
तो इसकी वजह से भारत ने बहुत पहले से इसके ऊपर फोकस रखा। भारत लगातार श्रीलंका से यहाँ पर लगातार कांटेक्ट बनाकर रख रखा था। पिछले 16 महीने से लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से हमारे हाथ में ये डील आ जाए, हम लोग इसको डेवलप करें, इससे इंडिया को तो फायदा होगा, साथ ही साथ श्रीलंका को भी बेनिफिट्स पहुंचेंगे। तो अब फाइनली यहाँ पर ये डील हो चुकी है। भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर यहाँ पर इन ऑयल टैंक्स को बनाने वाले हैं। ये आपको देखने को मिलेगा, ये एग्जैक्टली यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास। क्लियर हुआ? तो थर्सडे में श्रीलंका ने साइन कर लिए हैं 3 लीज एग्रीमेंट ऑन जॉइंटली मतलब इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर डेवलप करेंगे ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक को, ठीक है, जो कि यहाँ पर श्रीलंका के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, जो कि मैंने अभी आपको लोकेशन दिखा दी है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल क्या है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप यहाँ पर ये देख पाओगे, इमरान खान विजिट करने वाले हैं चाइना के अंदर। अब चाइना में विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह की मांग रहने वाली है, ये हम लोग देख पाएंगे। तो आर्टिकल में ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि चाइना के जब से कोरोना वायरस फैला है तब से चाइना के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट नहीं गया है, ठीक है, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई भी लीडर पहुंचा नहीं है। लेकिन आज के टाइम पर क्या है, इमरान खान पहले होने वाले हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जो कि यहाँ पर चाइना के अंदर जाएंगे आफ्टर कोविड-19, ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर कंसर्न ये दिखाया जा रहा है कि जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, वो आज के टाइम पर बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। तो इसको लेकर चिंता व्यक्त किया जाएगी पाकिस्तान के थ्रू। साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए पाकिस्तान को, उसके बेसिस पर वो मुद्दे यहाँ पर लिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल के अंदर बताया गया। तो जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग मैप में ज़रूर देख लेना, ठीक है। मैंने आपको वैसे तो मैप शेयर कर रखा है, ये आप देख पाओगे, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या? तो चाइना इधर आपको देखने को मिलेगा, इधर पाकिस्तान नजर आएगा, इधर आपको हमारा महान भारत नजर आएगा। तो यहाँ पर जो रीजन है ये ऊपर वाला कश्मीर वाला, तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, इसको POK रीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है इलीगल तरीके से। हालांकि ये भारत का ही पार्ट है, आने वाले टाइम पर हम लोग ज़रूर यहाँ पर लेंगे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो रीजन है ये वाला, यहाँ से CPEC को निकाला गया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहाँ से ये वाला प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कैसे? जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये चाइना से आगे निकल कर आता है और उसके बाद ग्वादर के पोर्ट, या भी जो ग्वादर पोर्ट है, इस वाले जो पोर्ट है इसको डेवलप कर रहा है चाइना, खुद यहाँ पर डेवलप कर रहा है, इसको कनेक्ट करता है। अब इससे कंसर्न क्या है? कंसर्न यह है कि चाइना का जो हाथ है वो यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर बढ़ जाएगा, अरेबियन सी के अंदर बढ़ जाएगा, तो इधर से यहाँ पर काफ़ी कंसर्न बढ़ सकते हैं। तो यह प्रोजेक्ट आज के टाइम पर काफ़ी धीमी गति से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर काफ़ी सारे कंसर्न्स दिखाए जा रहे हैं और दिखाए जा सकते हैं, आगे विजिट के अंदर ये यहाँ पर बताया गया। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। ये आर्टिकल आपको नजर आ रहे होंगे, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोविड की वजह से इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पर इंपैक्ट के बारे में चर्चा की जा रही है, तो इसको यहाँ पर मत देखना, मैं इसको डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ये वाला, जो मिनिस्ट्री है हमारी, खासकर जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पर एक स्टेप उठाया है। इन्होंने बोला कॉटन के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको हम लोग हटा देंगे। आज के टाइम पर जो हम लोग कॉटन को खरीद रहे हैं उसके ऊपर कुछ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लग जाती हैं, ठीक है। अब इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाती है तो उसके बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो होता क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ पर महंगा पड़ रहा है, और अब जब महंगा पड़ रहा है तो आगे यहाँ पर टेक्सटाइल्स वगैरह हमारी प्रॉपरली बन नहीं पाएंगी। तो क्या हुआ, अभी प्राइसेस वगैरह काफ़ी बढ़ रहे हैं। जो गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स हैं इन्होंने भी स्ट्राइक किया, इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो यहाँ पर जो कॉटन के प्राइसेस हैं इसको कम करो, जो कपास होती है इसके प्राइसेस को कम करो, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर सरकार ने डिसाइड किया है, हम लोग यहाँ पर कॉटन के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है उसको कम कर देंगे। इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी तो इससे कहीं ना कहीं प्राइसेस के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, प्राइसेस डाउन पहुँचेंगे और मामला थोड़ा सा सुलझेगा। तो ये यहाँ पर मुद्दा उठाया गया। तो अभी स्टेप उठा लिया गया है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और साथ ही साथ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के बीच में बातचीत हुई और इन्होंने बोला बिल्कुल ऐसा ही करेंगे हम लोग। और अभी क्या करेंगे हम लोग, जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ पर कॉटन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं उन ड्यूटीज़ को यहाँ पर हम लोग अभी हटा देंगे, उन ड्यूटीज़ को रिमूव कर देंगे। इससे यहाँ पर काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन मिल जाएगा लोगों को। अब इस आर्टिकल में इतना इंपॉर्टेंट क्या है, देखो कॉटन के बारे में चर्चा हो रही है तो कॉटन के बारे में आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं जो कि आपको हेल्प करेगी ज़िंदगी भर, ठीक है। खासकर आर्टिकल GS पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खासकर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइबर और कैश क्रॉप आपको ये देखने को मिलती है, जिसका एक बहुत बड़ा रोल है हमारे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल इकॉनमी के अंदर। अगर हम बात करें, इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है कॉटन का इन द वर्ल्ड, अगर हम बात करें, साथ ही साथ थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी। हम लोग कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा करते हैं कॉटन को, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया के अंदर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, आपको मालूम होगा, GM कॉटन, जिसको हम लोग BT कॉटन बोलते हैं। BT कॉटन को इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 के अंदर। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो यहाँ पर GM BT कॉटन का ही देखने को मिलेगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब कॉटन की जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग करवाने के बाद यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के बाद एक नई वैरायटी हमने यहाँ पर ली है।
और उसके बाद इंडिया ने लगभग आप कह सकते हो अगर हम बात करें हर साल लगभग 6 मिलियन टन के आसपास कॉटन का प्रोडक्शन होता है। और उसके बाद इंडिया आज के टाइम पर ऑर्गेनिक कॉटन का प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा करता है। कॉटन की जब बात आती है तो कॉटन कौन सी क्रॉप है? कॉटन एक खरीफ क्रॉप है। इसके अंदर आपको 6 से 8 महीने चाहिए होते हैं इस कॉटन की क्रॉप को मैच्योर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये जो रीजन है, खासकर आप देख पाओगे कॉटन के लिए जो टेम्परेचर है वो लगभग 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए होता है। जब भी आप लोग इसको प्रोडक्शन करोगे तो रेनफॉल लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए होती है। सॉइल कौन सी चाहिए होती है? तो ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए होती है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर यहाँ पर जो ब्लैक कॉटन सॉइल है यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि इस कॉटन का प्रोडक्शन बहुत आराम से हो सकता है। आज के टाइम पर कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पर कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है? तो वो चाइना, इंडिया, यूएसए देखने को मिलेंगी। और इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान भी आपको ये स्टेट्स देखने को मिलेंगे। आज के टाइम पर जो कॉटन की प्रजातियां वो आपको 4 प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। चारों प्रकार की प्रजातियों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक का नाम है गॉसिपियम आर्बोरियम, दूसरा है जी हर्बेशियम, तीसरा है जी हेर्सुटम और चौथा है जी बार्बाडेंस। तो आपको इन चारों के नाम ध्यान रखना है, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ स्पीशीज़ हैं जिसको हम लोग यहाँ पर कल्टीवेट करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं पहले और दूसरे स्पीशी की, मतलब गॉसिपम आर्बियम और जी हर्बेशियम की, तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं ये दुनिया का सबसे पुराना कॉटन है, ठीक है। दुनिया का सबसे पुराना कॉटन कौन सा है? वो ये दोनों है। इनको एशियाटिक कॉटन भी बोला जाता है। उसके बाद जो बाकी लास्ट वाले जो दोनों कॉटन देखने को मिलेंगे, सबसे पहली बात जी हिर्सुटम है, ये एक अमेरिकन कॉटन है। और बाकी जो दूसरा लास्ट वाला बचा है जी बार्बाडेंस, ये एक इजिप्टियन कॉटन आपको देखने को मिलता है। और ये दोनों नए कॉटन हैं, लेकिन जो पहले वाले दोनों कॉटन आपको पता है वो काफ़ी हद तक पुराने हैं। दुनिया के सबसे पुराने कॉटन यहाँ पर बोले जाते हैं। उसके बाद एक हाइब्रिड कॉटन आता है, आपको पता है बीटी कॉटन है, जिसको हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड से यहाँ पर ग्रो कर रखा है। क्लियर हुआ? ये आपको मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है जो कि आपको प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने डायरेक्टली इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की तरफ। देखो आज फ्राइडे भी और फ्राइडे में वैसे भी एडिटोरियल कम ही आता है, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ 2 आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ये वाला, यहाँ पे टोबैको इंडस्ट्री को लेकर चर्चा करी गई है। देखेंगे ऑथर क्या बोलते हैं। इनका कहना यह है कि आज के टाइम पर इलीगल तरीके से जो ट्रेड वगैरह है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। चाहे आप चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाओ या ना लगाओ, तब भी इलीगल ट्रेड काफ़ी बढ़ चुका है। उसको डिस्कस करेंगे ऑथर क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। हालांकि फ्राइडे में एक इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। दोनों व्यक्ति के यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसको आप लोग रीड कर सकते हो। प्लस इसके रिगार्डिंग जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि फ्राइडे में यहाँ पर एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, फ्राइडे में हर फ्राइडे को एक इंटरव्यू आता है जो कि आप लोग को ये नज़र आ रहा होगा। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं एग्जैक्टली शुरुआत करते हैं अपने एडिटोरियल की। सबसे पहला आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। ऑथर कौन है? ऑथर है रिजू एम मोजोहन, ठीक है। रिजू एम जॉन यहाँ पर इनका नाम है। ये बेसिकली एक हेल्थ इकोनॉमिस्ट हैं, एडजंक्ट प्रोफेसर आपको देखने को मिलेंगे राजागिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस, कोची, केरला के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, तो डिस्कस करते हैं अब आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या बताया, खासकर उन्होंने बताया जो टोबैको है, जो तंबाकू है आज के टाइम पर, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आज के टाइम पर भारत के अंदर हर साल 13 लाख लोगों की जान ले रहा है। 13 लाख इंडियंस को यहाँ पर ख़त्म कर रहा है, ऐसा प्रोडक्ट है टोबैको, ठीक है। और जो एनुअल इकोनॉमिक बर्डन है टोबैको का यूज़ का, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। आज के टाइम पर आप कह सकते हो इकोनॉमिक बर्डन भी काफ़ी बढ़ चुका है टोबैको की वजह से। लगभग वो है 1,77,340 करोड़ रुपीज़, जो कि लगभग इंडिया की 1% GDP आप कह सकते हो। तो इसको डिस्कस करेंगे आखिरकार ये डिटेल में आगे एग्जैक्टली ये क्या बताते हैं, इसको देखते हुए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इकोनॉमिक बर्डन भी काफ़ी बढ़ चुका है टोबैको के यूज़ से, और टोबैको के वजह से आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है। कितने लोगों की जान जा रही है हर साल, मैंने आपको यही बताया। उसके बाद लगभग 27 करोड़ जो पीपल हैं आज के टाइम पर, लगभग वो 15 साल के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। प्लस आप कह सकते हो 8.5% जो यहाँ पर आपको पीपल ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, 13 से 15 साल के हैं। ये कहीं ना कहीं इन टोबैको एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, मतलब टोबैको का यूज़ कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो मतलब 15 साल से ऊपर वाले और 13 से 15 साल वाले बच्चे भी, बच्चे और बड़े सब यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग 27 करोड़ के आसपास ये पीपल्स हैं, यहाँ पे बताया इन्होंने। उसका इन्होंने बताया, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है कि टोबैको यूज़ करना अपने आप में एक हानिकारक है, डेट्रीमेंटल टू पब्लिक हेल्थ है, मतलब हानिकारक ये देखने को मिलेगा। इसमें कोई यहाँ पर शंका देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर तरीके ढूंढते रहते हैं कि किस प्रकार से हम लोग टोबैको को यूज़ को कम कर सकते हैं, ठीक है। टोबैको का यूज़ को हम लोग किस प्रकार से घटा सकते हैं, या फिर लोगों के अंदर यहाँ पर टोबैको की डिमांड को कम कर सकते हैं। तरीके हम लोग ढूंढते रहते हैं, लेकिन आज के टाइम पर चीज़ें हमें भी प्रॉपरली नज़र आएंगी नहीं। अब बात करते हैं टैक्स का क्या इंपैक्ट पड़ा है। देखो यहाँ पर क्या बोला जाता है, जो लार्ज बॉडी ऑफ लिटरेचर है वो यहाँ पर ये दिखाती है जो प्राइस, ठीक है, और टैक्स, ये यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये सबसे बड़ा इफेक्ट डाल सकता है
टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब आप तंबाकू के ऊपर क्या करो, टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, अपने आप क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है ये तो या तो महंगा हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, टैक्स बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है एक्सपेंसिव हो जाएगा। इससे क्या होगा, पीपल जो लोग हैं या तो उसको क्विट कर देंगे, रोक देंगे, या फिर क्या होगा वो यहाँ पर उसको कम यूज़ करने लगेंगे, या फिर क्या होगा वो ऐसे कम यूज़ करते करते हैबिट में आ जाएंगे कि कम यूज़ करने लगेंगे और बाद में वो बंद कर देंगे। तो आप टैक्स बढ़ा दो, ये सिचुएशन सही हो सकती है, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो होगा क्या, यहाँ पर जो लोग हैं वो बंद क्यों करेंगे टोबैको के यूज़ को, क्योंकि क्या होगा, अगर वो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो उनसे जो रेवेन्यू है उनका साथ साथ जो प्रॉफिट है वो दोनों हर्ट हो रहा है। ठीक है, इस वजह से वो यहाँ पर टोबैको का यूज़ नहीं कर पाएंगे जब आप लोग टैक्स वगैरह बढ़ा दोगे तो। जो टोबैको इंडस्ट्री है आज के टाइम पर, लेकिन वो दूसरे दूसरे तरीके अपना लेती है। देखो, टैक्स को बढ़ाने के ऊपर हमें फोकस करते हैं, लेकिन टोबैको इंडस्ट्री अलग अलग तरीके अपनाती है जहाँ पर टैक्स से बच जाते हैं वो लोग। ठीक है, टैक्स से बच जाते हैं और उसकी वजह से आज के टाइम पर टैक्स का कंजम्पशन बढ़ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो टैक्स से बच जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इलीगल ट्रेड, इलिसिट ट्रेड। ठीक है, अवैध व्यापार जिसको बोला जाता है। तो बिल्कुल यही बोला गया कि जहाँ पर बहुत सारी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको इंडस्ट्रीज हैं, वो टैक्स से बच जाती हैं, जिसको हम लोग इलिसिट ट्रेड बोलते हैं, अवैध तरीके से व्यापार हो रहा है। ठीक है, और ऐसा जो टोबैको इंडस्ट्री है ये कोई नया काम नहीं कर रही है, बहुत पहले से इतिहास से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है टोबैको इंडस्ट्रीज के थ्रू। और ऐसा सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये काम होता है। ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर आप कह सकते हो यही देखने को मिलता है। जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स तो है, लेकिन क्या हुआ, ये जो टोबैको इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर टैक्स से बच जाती हैं। टैक्स को यहाँ पर एक तरीके से ना देकर आप कह सकते हो गलत तरीके से यहाँ पर व्यापार करती हैं। जो टोबैको इंडस्ट्रीज़ है आज के टाइम पर आप देख पाओगे ये आईटीसी के थ्रू, जो आईटीसी लिमिटेड है ये पूरी तरह से यहाँ पर इसको लीड करता है। इसको पूरी तरह से लीड करने वाली बॉडी आज के टाइम पर इंडिया के अंदर आपको आईटीसी देखने को मिलेगी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर मेंटेन कर रखे हैं लगभग इलीगल जो इलीगल सिगरेट ट्रेड अकाउंट्स हैं, ये लगभग इन्होंने बोला बहुत सारे, आपको लगभग यहाँ पर 25% जो सिगरेट मार्केट है इंडिया का, वो उसमें से आप देख पाओगे ज़्यादातर जो इलीगल सिगरेट अकाउंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आईटीसी लिमिटेड ने यहाँ पर सब कुछ, देखो जो टोबैको इंडस्ट्री है वो किसने हैंडल कर रखी है, आईटीसी लिमिटेड आज के टाइम पर हैंडल करता है। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने ये भी देखा कि बहुत सारे इलीगल तरीके से, जो अवैध तरीके से ट्रेड अकाउंट्स होते हैं वो बने पड़े हैं, उन ट्रेड अकाउंट्स को चलाया जा रहा है। ठीक है, मतलब गलत तरीके से आप कह सकते हो जो टैक्सिंग वगैरह है वो सब यहाँ पर छोड़कर आप कह सकते हो जो टोबैको इंडस्ट्री है वो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश कर रही है। तो इलीगल तरीके से जो व्यापार है वो काफ़ी बढ़ चुका है, रीसेंट रिपोर्ट में बताया गया है। और वो रीसेंट रिपोर्ट किसके थ्रू लाई गई थी, टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू। ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो आज के टाइम पर इलिसिट सिगरेट है, जो अवैध तरीके से जो यहाँ पर सिगरेट्स का वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर, वो लगभग बढ़ चुका है 44% से। गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो यहाँ पर सिगरेट का इस्तेमाल हो रहा है इंडिया के अंदर, वो लगभग 44% से इंक्रीज हुआ है। ये डेटा बताया गया 2011 से लेकर 2019 के बीच का। 2019 से 2011 के बीच में इतने सालों में यहाँ पर आप कह सकते हो इतना बड़ा ये इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आप टैक्स लगा रहे हो, लेकिन क्या होता है इन इंडस्ट्रीज़ के थ्रू टैक्स से बच लिया जाता है, टैक्स इवेजन किया जाता है, टैक्स से बचना मतलब कहते हैं उसको। और उसके बाद क्या होता है, इसकी वजह से ये देखने को मिलता है जो इलीगल तरीके से व्यापार है, वो अवैध तरीके से जो व्यापार है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। वापस से यहाँ पर ऑथर ने यही चीज़ें मेंशन करी हैं। उसके बाद यहाँ पर और क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ पर ये बोलते हैं कुछ स्टडीज़ हुई हैं। अब कुछ स्टडीज़ हुई हैं, ऐसा नहीं है लगातार स्टडीज़ होती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर स्टडीज़ के ऊपर इतना फोकस रखा नहीं है। अगर हम टोबैको के यूज़ को रेगुलेट करने के बारे में बात करें, पब्लिक की हेल्थ को बचाने के बारे में बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये टोबैको इंडस्ट्रीज़ हैं इनके ऊपर थोड़ी सी स्टडीज़ करो आप, थोड़ा सा और यहाँ पर जानकारी लगाओ एग्जैक्टली हम लोग ये कैसे रोक सकते हैं। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर कोई भी प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट स्टडीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख पाओगे हमारे पास दो पर्टिकुलर स्टडीज़ देखने को मिलेंगी जो कि पब्लिश हुई थी पिछले कुछ सालों में। पिछले कुछ सालों में सिर्फ और सिर्फ दो स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं, ये आप देख सकते हो। ये पब्लिश कहाँ पर हुई है, ये हुई है रिसेंट ईयर्स के अंदर, एक तरीके से पीयर व्यूड साइंटिफिक जर्नल के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि जो परसेंटेज है इलिसिट सिगरेट्स का, मतलब अवैध तरीके से जो यहाँ पर सिगरेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर बढ़ चुका है, वो इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया इन स्टडीज़ के थ्रू। और जो फर्स्ट स्टडी मैंने आपको बताया ना, दो स्टडीज़ हुई हैं। जो पहली स्टडी है वो पब्लिश हुई थी 2018 के अंदर, 2018 के अंदर, जहाँ पे यूज़ किया गया सर्वे ऑफ एम्प्टी सिगरेट पैकेट्स, मतलब कि जो खाली सिगरेट के पैकेट्स होते हैं जो कि रिटेलर शॉप्स के बाहर यहाँ पे पड़े रहते हैं। ठीक है, रिटेलर शॉप्स के आउटलेट्स पे पड़े रहते हैं, वहाँ से कलेक्ट करे गए। ठीक है, उनका सर्वे किया गया, अलग अलग शहरों के अंदर ये एक सर्वे किया गया और उसके बेसिस पर बताया गया कि इंडिया ने एस्टिमेशन ये दिया कि जो इलिसिट तरीके से, अवैध तरीके से जो सिगरेट्स हैं, जो इलिसिट गलत तरीके से अवैध सिगरेट हैं, वो लगभग 2.7% का मार्केट होल्ड करती हैं।
उसके बाद जो दूसरी स्टडी है, दूसरी स्टडी को पब्लिश किया गया 2020 के अंदर, और इन्होंने बताया कि यहाँ पर टैक्स गैप का बहुत बड़ा एनालिसिस यहाँ पर रखा गया है। और मतलब अवैध सिगरेट्स ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा देखने को मिलेंगी, टैक्स से बचा गया है तो टैक्स के अंदर एक बहुत बड़ा गैप तो देखने को मिलेगा। ठीक है, 2009 या 10 के बीच में यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये अवैध सिगरेट्स इनका परसेंटेज 5.1% का था, लेकिन यहाँ पर 2016-17 के अंदर यही इलिसिट सिगरेट्स 6.6% के आसपास देखने को मिलेंगी, तो इनका इंक्रीमेंट हुआ है। दोनों स्टडीज़ यहाँ पर आप कह सकते हो इन्होंने ट्रांसपेरेंट और एक अच्छा सा मेथड इस्तेमाल किया है, जिसके बेसिस पर बताया गया कि हम लोग चीज़ों के ऊपर ध्यान रख सकते हैं इसको लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से जो इकोनॉमिक बर्डन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इकोनॉमिक बर्डन बढ़ने का मतलब अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा, जो कि आपने अभी स्टार्टिंग में समझा था। देखो, जो टोबैको यूज़ है इंडिया के अंदर वो इंक्रीज़ हुआ है 22% से। अगर हम बात करें 22% से टोबैको का यूज़ बढ़ा, लगभग ये डेटा 2011 से लेकर 2017 का है। अब टोबैको का यूज़ बढ़ा, टैक्स दे नहीं जा रहा है, ठीक है, टैक्स वगैरह यहाँ पर दिया नहीं जा रहा है, टैक्स से बचा जा रहा है टोबैको इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, तो इससे क्या हुआ, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है बेसिकली इसका जो रेवेन्यू है वो कम हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो 3% का जो रियल डिक्लाइन देखने को मिला है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर। अब ऑब्वियसली बात है, जब टैक्स नहीं दोगे तो टैक्स का रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आएगा। और पिछले 2 सालों का रेवेन्यू बताया गया है, पिछले 2 सालों के अंदर अगर हम बात करें 3% से ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इसका क्योंकि ज़्यादा पहले था नहीं, आपको मालूम है 2017 में जीएसटी को लेकर आए हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो इतना रेवेन्यू आपको कम होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आईटीसी ने भी अपने बहुत सारी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर यह बताया कि अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की आफ्टर टैक्स, ये काफ़ी हद तक वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है। अब उसके बाद यहाँ पर ये उसी चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में लेकर चलते हैं। एग्जैक्टली फिर ये बोलते हैं, देखो ये जो मुद्दा है ये यहाँ पर टैक्स और प्राइसेस तक नहीं रुकता है। ठीक है, जो ये टैक्सेस हैं, जो ये प्राइसेस हैं, ये कोई की डिटर्मिनेंट नहीं है। ठीक है, इलिसिट ट्रेड के जो एक गलत तरीके से व्यापार हो रहा है इसको लेकर यहाँ पर ये टैक्सेस कोई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नहीं ज़्यादा इसका रोल। देखो होता क्या है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर सफिशिएंट एविडेंस देखने को मिले हैं और उस एविडेंस के बेसिस पर बताया गया जो इलिसिट ट्रेड है सिगरेट्स के अंदर, उन्होंने यहाँ पर ये देखा कि होता क्या है। देखो, जो टैक्स बढ़ा है, हम लोग ये बोल रहे हैं टैक्स बढ़ने की वजह से अवैध तरीके से व्यापार हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, टैक्स बढ़ने की वजह से अवैध तरीके से व्यापार हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिनिमल इंपैक्ट पड़ा है। टैक्स बढ़ने की वजह से इलिसिट ट्रेड हुआ है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम इस प्रोसेस में देखने को मिलेगा। टैक्स के बढ़ने की वजह से बहुत कम मात्रा में इलिसिट ट्रेड हुआ है, तो बाकी सारी क्या चीज़ों की वजह से हुआ है, तो बाकी सारे और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजंस आपको क्या देखने को मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बताया गया और भी बहुत सारी कंट्रीज आज के टाइम पर देखने को मिलेंगी जो कि यहाँ पर टोबैको के टैक्सेस को यहाँ पर काफ़ी हाई कर चुकी हैं, जिसकी वजह से इलिसिट ट्रेड देखने को मिला। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी देखने को मिलेंगी जहाँ पर टोबैको के ऊपर यहाँ पर जो टैक्स रेट है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, तो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि हाई लेवल ऑफ इलिसिट ट्रेड हो रहा है। मतलब सिचुएशन हर जगह पर है। मतलब ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि टैक्स ही सबसे बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है, टैक्स की वजह से ही सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। आपने टैक्स बढ़ा दिया या फिर टैक्स की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिली, टैक्स की वजह से ही जो अवैध तरीके से व्यापार है ये नहीं बढ़ा। इसके पीछे के और भी कारण है। कारण क्या है कि आपके कुछ जो फैक्टर्स हैं, आपका जो भी एक तरीके से प्रोसेसिंग है, आपका जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं फेल मारा है। मतलब कुछ और फैक्टर्स यहाँ पर मेंशन करते हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, आपने टैक्स को सही से एडमिनिस्टर करा, आपने किस प्रकार से चीज़ों को चलाई, आपने कैसे से यहाँ पर आप कह सकते हो जो स्ट्रेंथ ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो किस प्रकार से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट का कमिटमेंट कि गवर्नमेंट यहाँ पर जो अवैध ट्रेड है इसको रोकेगी, इसको लेकर कितना ज़्यादा गवर्नमेंट ने चीज़ों को इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नेंस, सोशल एक्सेप्टेंस, ये भी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ टैक्स बढ़ने की वजह से इलिसिट ट्रेड हुआ। ठीक है, आपको ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी क्योंकि आपको बहुत सारे फैक्टर्स ये नजर आएंगे जिसकी वजह से भी आपने सही से रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से भी अवैध तरीके से यहाँ पर ये व्यापार बढ़ा है। ठीक है, इलिसिट मार्केट आपको देखने को मिलेगा। अब WHO यहाँ पर इसको लेकर कुछ प्रोटोकॉल्स देता है, WHO सुधार देगा। तो आपने प्रॉब्लम्स को समझ लिया, टोबैको इंडस्ट्री से रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। टोबैको की वजह से अगर हम इस पूरे एडिटोरियल का एनालिसिस देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, टोबैको का यूज़ कितना खतरनाक है, पहले ऑथर ने ये बताया। उसके बाद बताया कि हम लोग कैसे रोक सकते हैं, टैक्स बढ़ा दो तो रोक देंगे, टैक्स बढ़ जाएगा तो लोग यहाँ पर पैसा कम खर्चेंगे। लेकिन उसके बाद ऑथर यहाँ पर ये टैक्स वाली प्रॉब्लम को भी लेकर चलते हैं कि टैक्स अगर बढ़ाया जाए तो उससे भी दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों ने करके देख रखा है, टैक्स बढ़ाया तो उससे जो इंडस्ट्रीज है वो बचकर निकल गई टैक्स से। अब टैक्स से बचकर निकली तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पर अवैध तरीके से व्यापार बढ़ रहा है, उससे लोगों को यहाँ पर मिल रहा है।
तो यहाँ पर सोल्यूशन कुछ और होना चाहिए। सोल्यूशन क्या होना चाहिए आपको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ऑथर फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं इलिसिट ट्रेड को देखो, टैक्स बढ़ने की वजह से व्यापार अवैध तरीके से व्यापार बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और रीजंस भी है। कुछ और रीजन ये है कि आपका जो फंक्शनिंग है सही से, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से काम नहीं किया है, ठीक है, उसकी वजह से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इलिसिट तरीके से व्यापार बढ़ा है। फिर लास्ट में ऑथर बोलते हैं WHO के प्रोटोकॉल्स के बारे में। यहाँ पर WHO ने कुछ अपने प्रोटोकॉल्स ये रखे हैं। WHO शुरू से ही फोकस कर रहा है कि हम लोग इलिसिट तरीके से जो ये मार्केट है, अवैध तरीके का जो भी यहाँ पर मार्केट है, अवैध तरीके से जो भी व्यापार हो रहा है उसको हम लोग रोकें। WHO बहुत पहले से इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर WHO ने हमें कुछ प्रोवाइड्स करवा रहे हैं, कुछ टूल्स वगैरह दे रखे हैं जिससे हम लोग क्या कर सकें, हम लोग यहाँ पर जो इलिसिट ट्रेड है इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकें, इसको बिल्कुल कम से कम कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, WHO ने यहाँ पे क्या क्या दे रखा है हम लोग को, WHO ने दे रखा है हम लोग को स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। आपके पास स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है, आप लोग इंटरनेशनल ट्रैक को एस्टेब्लिश करो, ठीक है, ट्रेसिंग सिस्टम को लेकर चलो, आप सप्लाई चेन को सिक्योर करके रखो, तो ये सारे आप काम कर सकते हो। ये सोल्यूशन यहाँ पर हो सकता है जो कि ऑथर ने मेंशन करे, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, अपने आपको जो आप सर्विसेज दे रहे हो, आपको चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से देखनी पड़ेंगी। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको थोड़ा सा अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब हम लोग इस ट्रेड को रोक पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यही बताया गया एग्जैक्टली। आई होप आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके ऊपर भी ध्यान रखो आप लोग। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आम लोगों की जान का सवाल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोबैको के यूज़ से ऑब्वियस सी बात है नुकसान देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हम लोग लेकर चल सकते हैं जैसा ऑथर ने मेंशन किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। जो अगला एडिटोरियल है, यहाँ पर मैंने जैसा बताया आपको दो पर्सनैलिटी हैं, इनके बीच में इंटरव्यू किया गया है, दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ एग्जैक्टली कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखी है कि अभी आपको मालूम होगा रिसेंटली, पहले ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है इसके बारे में समझते हैं। देखो ये आर्टिकल इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, चाइल्ड मैरिज, खासकर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 को पास किया गया था। यहाँ पर क्या हुआ, जो विमेन है इनकी जो शादी की उम्र है वो 18 से 21 साल करी गई है। तो वो क्या बिल्कुल सही है, इसको लेकर ये दोनों डिबेट कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले तो आपको इसको लेकर एक हिस्ट्री पढ़नी होगी, एक इतिहास पढ़ना होगा कि यहाँ पर ये क्या मुद्दा है। देखो पहले जो इंडियन पिनल कोड है ये लाया गया था 1860 के अंदर, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इस इंडियन पिनल कोड के अंदर आईपीसी के अंदर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर किसी गर्ल के साथ, यहाँ पर जिस गर्ल की जो एज है वो 10 साल से कम उम्र की है, ठीक है, उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो बेसिकली एक पूरा का पूरा क्राइम कहलाएगा, ठीक है। और ये सारे जो प्रोविजन ऑफ रेप हैं इनको अमेंड किया गया, इनके अंदर बदलाव करा गया 1927 के अंदर, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट बिल 1927 हम लोग लेकर आए और उसकी मदद से जो मैरिज है गर्ल की उसको डिफाइन किया गया, ठीक है। आप कह सकते हो तभी ये बोला गया जो मैरिज है गर्ल की वो डिफाइन करी गई लगभग 1927 में पहली बार यहाँ पर गर्ल की मैरिज को डिफाइन किया गया था, ये ध्यान रखना। और इसमें यह बोला गया कि 12 साल से कम उम्र की लड़की से जो भी यहाँ पर शादी होती है वो एक तरीके से इनवैलिड कहलाएगी। तो ये 1927 की बात है, लेकिन ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है मैं आपको ये बताता हूँ। मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली सिचुएशन कैसे चल रही थी, ठीक है। फिर 1927 के बाद क्या होता है, 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट आता है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर क्या उम्र सेट करी, इन्होंने 16 और 18 साल की उम्र सेट कर दी कि यहाँ पर जो लड़की है, ठीक है, जो फीमेल है उसकी उम्र 16 रहेगी और जो मेल है उसकी उम्र यहाँ पर 18 रहेगी। इसके बेसिस पर आप शादी कर सकते हो, ठीक है। तो जो मिनिमम एज है पहले कितनी सेट हुई थी, 1929 में सबसे पहली बार यहाँ पर एज 16 और 18 रखी गई थी, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जो 16 है वो मिनिमम एज है गर्ल के लिए और 18 जो है वो मिनिमम एज है बॉय के लिए। उसके बाद इसी लॉ को हम लोगों ने यहाँ पर जाना था शारदा एक्ट के नाम से, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है, इस लॉ को वापस से अमेंड किया जाता है 1929 के बाद। यहाँ पर आगे आता है कौन सा साल, 1978 के अंदर फिर से बदलाव किया जाता है। पहले क्या सिस्टम था, पहले जो गर्ल है उसकी एज 16 और बॉय की एज 18 रखी गई थी ना, उसको बढ़ा दिया गया। इसमें बोला गया जो मिनिमम एज है गर्ल की वो 18 रखी जाएगी और बॉय की जो मिनिमम एज है वो 21 रखी जाएगी। मतलब कि इससे कम उम्र में आप जो शादी करेगा वो एक तरीके से चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में, बाल विवाह की कैटेगरी में आ जाएगा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर देखने को मिला था। अब उसके बाद क्या होता है, आज के टाइम पर जो प्रेजेंट एज है वो भी यही देखने को मिलेगी, 18 और 21। गर्ल के लिए 18 साल और बॉय के लिए 21 साल ये मिनिमम एज है। तो इसी को बढ़ाने के लिए, जो गर्ल की 18 है ना, इसी को बढ़ा के 21 करने के लिए यह बिल पास किया गया था कि हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ? तो ये मुद्दा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखो जो भी हमारे सेक्शंस है, क्योंकि आज के टाइम पर आप देख पाओगे इंडिया के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स देखने को मिलेंगे। हिंदू सेक्शन देखने को मिलेगा, इस्लाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग सबके हिसाब से रूल्स हैं। हिंदू की अगर बात करें तो हिंदू के अंदर जो सेक्शन 5 है,
हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर जो सेक्शन 5 है वो ये बोलता है 18 ईयर जो है गर्ल के लिए वो मिनिमम एज है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस्लाम के अंदर यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पर मैरिज कर सकते हैं लड़की की जब यहाँ पर वो जो गर्ल है वो अपनी प्यूबर्टी की एज के अंदर आ जाएगी, मतलब एक तरीके से यौन अवस्था उसके अंदर आ जाएगी, तो वहाँ पर वो जो शादी है वो वैलिड कहलाएगी। तो अलग अलग आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सब कुछ चलता हुआ नजर आता है। लेकिन मुद्दा क्या उठता है, मुद्दा ये उठता है कि जो ये लड़की की एज है अगर कम रहती है, ठीक है, आप कम उम्र में लड़की की शादी कर देते हो, मान लो 18 साल में भी आप शादी कर रहे हो, तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि एज ऑफ मैरिज की वजह से न्यूट्रिशन के ऊपर काफ़ी बड़ा असर पड़ता है। आप कहोगे न्यूट्रिशन के ऊपर कैसे असर पड़ता है, तो समझो इसको। होता क्या, यहाँ पर अब बच्चे की कम उम्र में शादी कर दी गई, ठीक है, अब मान लो 18 की उम्र में भी शादी कर दी गई, लेकिन उससे भी यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो वैसा नहीं हो पाया है। ठीक है, होता क्या है यहाँ पर, जब यहाँ पर बच्चे की शादी जल्दी कर दी जाती है तो उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा अर्ली आ जाती है, तो अर्ली प्रेगनेंसी की सिचुएशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से जब यहाँ पर एक जल्दी से यहाँ पर बच्चे ने जन्म लिया है, ठीक है, अब जब बच्चे ने यहाँ पर जन्म लिया तो बच्चे के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप कह सकते हो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, मतलब कि माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन। ठीक है, वहाँ पर प्रॉपरली उस बच्चे के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे ने जन्म लिया है, ठीक है, जिस विमेन से जन्म लिया है वो वहाँ पर सही से उसकी मतलब वही अपने आप में वेल डेवलप नहीं हो पाए हैं। ठीक है, बॉडी का स्ट्रक्चर अपने आप में वेल डेवलप नहीं हो पाया है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के स्टडीज़ को कंडक्ट किया गया है। स्टडीज़ को कंडक्ट किया था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, इसको पब्लिश किया गया 2019 के अंदर। इन्होंने यहाँ पर बताया कि मान लो एक तरीके से कोई भी यहाँ पर विमेन है, कोई भी यहाँ पर गर्ल है, 10 से 19 साल की यहाँ पर कोई गर्ल आती है, ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ से इस गर्ल से अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने एज के हिसाब से शॉर्टर रहता है या फिर ऐसी मालन्यूट्रिशन कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक एज आती है 20 से 24 साल की। मान लो 20 से 24 साल की कोई लड़की है, ठीक है, उससे यहाँ पर आप कह सकते हो कोई 20 से 24 साल की वेमेन है, उनसे यहाँ पर कोई एक बच्चा जन्म लेता है, तो उस बच्चे के अंदर सिचुएशन थोड़ी सी संभल जाती है, थोड़ी सी सही रहती है। लेकिन यहाँ पर कोई वेमेन है जिसके आप कह सकते हो उम्र 25 साल की है, 25 साल में यहाँ पर शादी की गई और 25 साल में आप कह सकते हो यहाँ पर कह सकते हो उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वो जो बच्चा है वो यहाँ पर पूरी तरह से एक तरीके से वेल न्यूट्रिशन रहेगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो एडल्ट मदर से यहाँ पर उस बच्चे ने जन्म लिया है तो आप कह सकते हो काफ़ी हद तक बेटर रहता है पहले की सिचुएशन से, तो ये यहाँ पर बताया गया। तो अपने आप में चाइल्ड मैरिज और न्यूट्रिशन का काफ़ी बड़ा लिंक देखने को मिल सकता है, जैसा आप लोगों ने यहाँ पर अभी समझा बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में। क्लियर हुआ? अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आगे की। अब इन सारी सिचुएशन को देखने के लिए कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, कमेटी कौन सी बनाई गई थी, जिसका नाम था जया जेटली कमेटी। ये साल 2020 की बात है, पिछले साल की बात, 2 जून 2020 की बात है। हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक कमेटी को सेटअप किया कि हम लोग इस मैटर को देखें कि वाकई में क्या विमेन का एक तरीके से जो चाइल्ड मैरिजेस का न्यूट्रिशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखा गया और कमेटी ने यहाँ पर बिल्कुल सारी चीज़ें बताई कि हाँ बिल्कुल एक बहुत बड़ा कोरिलेशन है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप बचपन में एक तरीके से बच्चे की कम उम्र में शादी करते हो तो इससे उसके न्यूट्रिशन के ऊपर, माँ के साथ साथ बच्चे के ऊपर भी न्यूट्रिशन का काफ़ी बड़ा असर पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अभी क्या लाया गया, ये यहाँ पर बिल लाया गया है, और बिल का मैंने आपको नाम बता दिया है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल के अंदर बताया गया जो यहाँ पर एक तरीके से वुमेन की एज है वो यहाँ पर 18 से 21 साल कर दी जाना चाहिए, 21 कर देनी चाहिए, 21 साल में शादी होगी। 21 से अगर कम रहेगी एज तो यहाँ पर वो चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो अगर 21 साल हो जाती है तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती आएंगी। हालांकि इससे अंदर कंसर्न भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि चाइल्ड मैरिज खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप 21 साल कर दोगे ना तो चाइल्ड मैरिज सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, चाइल्ड मैरिज की सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा हम लोग देख पाएंगे आने वाले टाइम पर। फिलहाल अभी यहाँ पर 21 की गई है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या रीज़न था इसके पीछे का मैंने आपको वो भी अच्छे से समझा दिया है, क्या यहाँ पर न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने पूरे न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आपने आज बहुत कुछ सीखा है, तो फटाफट यार वीडियो को लाइक करना, लाइक करके सपोर्ट करना। मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।